दोस्तों मुंबई के अंदर 2017 में एक पुलिस इंस्पेक्टर सांता क्रूज इलाके में रहा करता था अपनी पत्नी दीपाली और अपने बेटे 20 साल के बेटे के साथ। 23 मई 2017 को पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी से रात को 1 बजे घर पर लौटता है और जैसे वह घर पर लौटता है तो घर पर ताला लगा हुआ था। ताले को देख करके वह एकदम से सोचने लगता है कि ये ताला क्यों है। वह सोचने लगता है कि शायद माँ बेटे फिल्म देखने के लिए गए होंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर रात दिन लोग जगते हैं। रात दिन वहाँ पर मतलब जो कहते हैं ना, मतलब दिनचर्या वो रात दिन चलती है। अब जो ये इंस्पेक्टर साहब होते हैं ये नीचे चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर था, उसके पास बैठकर गप्पे लड़ाने लगते हैं। सोचते हैं कि आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 2 बजे शो ख़त्म होगा, 2 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। अब बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास। 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाता है, लेकिन अभी भी कोई घर के अंदर आया नहीं था। फिर वो विचार करने लगते हैं इंस्पेक्टर साहब कि आखिर मामला क्या है, ये कहाँ गए हैं, ना ही इनका फ़ोन मिल रहा है। और उसके बाद वो दोबारा से अपने घर के दरवाजे पर जाते हैं, ताला लटका हुआ देखते हैं और एकदम से गमले में नज़र आ जाती है उसकी एक चाबी। अब तो गमले में जैसी चाबी देखते हैं तो चाबी से एकदम से कहते हैं अरे मैं ही बेवकूफ़ था, वहाँ पर बैठा था, गमला देख लेता पहले। और उसके बाद वह ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो दोस्तों उसकी जो अंदर का नज़ारा होता है, नज़ारा देख करके इंस्पेक्टर साहब एकदम से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर उनकी पत्नी खून से लथपथ लहूलुहान जो दीपाली थी वह पड़ी हुई थी मृत अवस्था में। और फिर थोड़ा अंदर चलता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। अब दोस्तों क्या होता है, अब इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वहाँ पर आती है, आकर के देखती है, जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था मैसेज। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे इस दुनिया से छुट्टी कब मिलेगी, मैं थक गया हूँ और मुझे पकड़ो और फांसी पर लटका दो। इस तरह से मैसेज लिखा था और पीछे मैसेज के पीछे एक इमोजी लगी हुई थी, स्माइल वाली। जो इमोजी होती है ना, फेसबुक पर आप चलाते होंगे तो वहाँ पर कोई स्माइल की होती है, कोई हंसने की होती है, इस तरह की इमोजी लगी हुई थी। अब यह सारा कुछ देख रही थी पुलिस आकर के। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है तो इस केस के एक एक करके सारी परतें जब खुलती हैं तो लोगों की भी एक तरह से कहते हैं ना, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था पूरी कहानी हम जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई महाराष्ट्र के अंदर होती है और जो इस घर का मालिक होता है उसका नाम ज्ञानेश्वर होता है, जो कि बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी हैं। सोनावीरा हत्याकांड में इन्होंने मतलब जांच पड़ताल इन्हीं ने की थी और जांच पड़ताल में जुड़े थे और हाई प्रोफाइल के केस इनको सौंपे जाते थे। बहुत ही तेज़ तर्रार अधिकारी थे पुलिस के। इनकी पत्नी का नाम होता है दीपाली, बेटे का नाम होता है सिद्धांत, 20 साल का बेटा था। यही 3 लोग घर में रहा करते थे। और यह घटना होती है दोस्तों 2017 के अंदर 23 मई को। अब यहाँ पर घटना क्या होती है उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब पूरी डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। जो बेटा होता है सिद्धांत, अब जैसे ही घटना हुई थी, जो औरत थी, जो इंस्पेक्टर साहब की पत्नी थी दीपाली, वह मृत पड़ी हुई मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल करती है। भाई बेटा घर पर नहीं है, शायद हो सकता है बेटे ने कांड कर दिया हो। लेकिन पुलिस तब तक किसी के ऊपर पक्का यकीन नहीं करती है जब तक पूरे सबूत ना मिल जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों जिसके ऊपर शक किया जाता है कि ये कातिल होगा, अंत में वो कातिल नहीं, वो निर्दोष निकल आता है। ऐसा ही नज़रिया लेकर के यहाँ पर पुलिस उस लड़के के प्रति चल रही थी और जब तक वह पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा। और उसके बाद उस बेटे के मोबाइल नंबर को देखती है पुलिस जांच पड़ताल करके, लेकिन बेटा अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। और अब यहाँ पर कैसे पकड़ें, क्योंकि तब तो लोकेशन के हिसाब से पकड़ लिया जाता। अब जो पुलिस होती है वो दोबारा से घर की तलाशी करती है कि शायद ऐसा हो कि भाई बेटे ने कुछ ना किया हो और घर के अंदर कोई डकैती हुई हो, चोरी हुई हो, बेटे को किडनैप कर लिया गया हो और इस औरत की हत्या कर दी गई हो। तो घर के अंदर जब देखा जाता है तो दरवाजे जो थे उनको ज़बरदस्ती खोलने का कोई भी यहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़कर अंदर घुसा हो। तो पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो जो भी कांड करने वाला है वो घर का ही सदस्य है।
या फिर इनकी जानकारी में से है। अब इतना यकीन पुलिस को हो गया था कि जो भी है जानकार है, अब इस तरह से वह जांच पड़ताल कर रही होती है। अब बाथरूम के अंदर जब जाकर देखा जाता है तो पैंट शर्ट जो कि खून से लहूलुहान थे वो बाथरूम में लटक रहे थे। और जब इस अधिकारी ज्ञानेश्वर जी को पूछा जाता है तो वह बताता है कि ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं सिद्धांत के, जो कि खून से लथपथ हुए मिले हैं। अब उसके बाद कुछ शक लड़के की तरफ जाने लगता है और उसके बाद मुखबिरों को इधर उधर भेजा जाता है, काम पर लगा दिया जाता है। घर वालों से पूछताछ की जाती है, रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है और उसका इधर उधर पता जैसे लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों एकदम से जो ये लड़का होता है सिद्धांत, यह जोधपुर के एक होटल के अंदर अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करता है और थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है वहाँ के वाईफाई से। और बस दोस्तों यहीं पर पुलिस को इसकी लोकेशन मिल जाती है। वाईफाई चालू किया था और वाईफाई चालू करके फेसबुक खोला था इसने, तो तुरंत लोकेशन पुलिस को मिलती है और उसके बाद दोस्तों सीधा जा कर के इसको पकड़ लिया जाता है। मतलब हत्या के 3 दिन के बाद ही इसको पकड़ लिया गया था। अब इसको अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है तो यह बहुत जल्दी सारी चीज़ें पुलिस के सामने बता देता है A to Z। यह बताता है कि पहले तो उसने ही हत्या की है, यह बताता है पहले तो, और उसके बाद में कोर्ट में मना भी कर देता है और 2 बार जमानत की अर्जी भी दी थी इसने, फेल हो जाती है। लेकिन जब यह पकड़ा जाता है तो पूरी डिटेल में ये कैसे बताता है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यह बताता है कि वो स्कूल में मतलब कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया करता है और जो उसकी माँ है उसने इतनी सारी पाबंदियां उसके ऊपर लगा दी थी कि वह मतलब लड़के को अब घुटन होने लगी थी कि घर के अंदर आखिर कैसा घर है, ये तो कैद खाने से भी बदतर है। हर बात पर उसकी माँ टोका करती, ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये इतना मतलब हर चीज़ का एक सिस्टम बना रखा था उस लड़के को, हर चीज़ पर टोकना, हर चीज़ पर उसको अकल बताना और यहाँ तक कि व्हाट्सअप यूज़ करने की भी इजाज़त बिल्कुल भी उस लड़के को नहीं थी। ना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो सकता था क्योंकि माँ साथ रहती थी और उसने माँ ने इसके फ़ोन को जैसे स्क्रीन शेयर का सिस्टम होता है इस तरह से किया हुआ था, हर हरकत को देखा करती थी कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। इस तरह से इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई थी और बड़ी बड़ी पाबंदियाँ थी और उसे इस तरह से घर के अंदर रखा जा रहा था जैसे वो किसी कैद खाने में हो। मोहल्ले में भी किसी लड़के से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। दोस्ती कहाँ से हो, ना तो किसी के घर जाता, ना ही कोई उसके घर पर आता, ना ही वह कभी पार्क में खेलने जाता, ना ही कहीं किसी से वह जैसे कहते हैं सामाजिकता के तौर पर बातचीत किया करता था। बस घर और कॉलेज, बस घर ही घर रहता था और इस तरह से उसका विकास नहीं हो पाता है बुद्धि का ज़्यादा। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लड़का बिल्कुल अकेला हो जाता है। अकेलेपन की ज़िंदगी वह जी रहा था और बहुत ही ज़्यादा अंतर्मन से परेशान था। पढ़ाई में वो बहुत तेज़ तर्रार था पहले, लेकिन जब उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वह अंदर मन में वह बौद्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है और पढ़ाई की तरफ अब ध्यान नहीं दे पाता है प्रेशर की वजह से। और अब दोस्तों पढ़ाई से भी उसको नफरत हो जाती है क्योंकि वह सोचता है कि इसी पढ़ाई की वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मुझे पाबंदियाँ लगाती है कि पढ़ाई करो, मैं इस पढ़ाई को ही नहीं करूँगा अब, और उस पढ़ाई से उसको नफरत हो जाती है। इधर दोस्तों इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और वह उसमें डायरेक्ट फेल हो जाता है। इसकी जो माँ होती है बार बार मार्कशीट मांग रही थी कि मुझे दिखाओ कितने नंबर हैं। यह दिखाने में आना नहीं कर रहा था क्योंकि नंबर तो बहुत दूर की बात है, वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया था, जबकि माँ को उम्मीद थी कि यह बहुत अच्छे नंबर, अच्छी रैंक लेकर आएगा। जैसे ही माँ बार बार मार्कशीट की कहती है मना कर देता, मतलब इधर उधर की बातें कर देता। अब जब माँ नहीं मानती है और बार बार इसे परेशान करती है, गाली गलौज करने लगती है कि तू लाओ दिखाओ मुझे, और बहुत ज़्यादा शासन करने लगती है, तो अब लड़के ने बोला कि तुमने मेरी ज़िंदगी को नरक बना कर रख दिया है, और भाग करके वह रसोई से चाकू लेकर आता है और लाते ही अपनी माँ के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और इतना गुस्से से वार करता है उसकी माँ की वहीं पर हत्या वह कर देता है। तुरंत वहीं पर प्राण निकल जाते हैं। उसके खुद के कपड़े भी खून से सन गए थे, तो उसने अपने कपड़े फिर बैग जो मतलब बाथरूम होता वहाँ पर चेंज किए, अपना बैग बदला, पैक किया और कुछ नकदी घर में से लेकर के और वहाँ से निकल जाता है और दीवार पर लिख कर जाता है कि ज़िंदगी से मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे ढूंढो और मुझे जल्दी से जल्दी फांसी पर लटका दो, और फिर स्माइल की इमोजी दीवार पर लगा कर गया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वाकई में वो लड़का। अब उसके बाद फ़ोन को वहीं पर छोड़ जाता है जिससे कि कोई पकड़ ना पाए, और ट्रेन पकड़ करके वह जोधपुर चला जाता है और वहाँ जा कर के वह नया फ़ोन लेता है। पर वो यह भूल गया था कि फेसबुक आईडी से भी लोग पकड़े जाते हैं, पता लग जाता है कि कहाँ पर फेसबुक आईडी लॉगिन है, फ़िलहाल कहाँ पर चल रही है, और वह नए फ़ोन में फेसबुक आईडी लॉगिन करता है। और जैसे ही होटल में वह रुका हुआ था वहाँ का वाईफाई यूज़ करता है तो पुलिस को तुरंत
पता लग जाता है लोकेशन के ज़रिए और उसको वहीं पर जाकर पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वह पकड़ा जाता है तो वह बताता भी है कि माँ की हत्या से पहले उसने 2 बार इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश भी की थी, पर माँ ने देख लिया और माँ ने उसे रोक लिया था और गुस्सा किया था उसके ऊपर। अब जो माँ है, माँ से परेशान हो करके माँ ने वह पूरी तरह से परेशान कर रखा था और उसके ऊपर नज़र रखती थी और परेशान किया करती थी। थोड़ी भी आज़ादी उसको नहीं दी जा रही थी। और दोस्तों यहाँ पर फिर करे भी तो करे क्या बच्चा। और पिता जो थे वह बिजी रहा करते थे, बड़े बड़े केसों को सुलझाया करते थे, लेकिन घर में अपना ही केस उलझा हुआ पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों वह माँ की हत्या कर ही देता है। और फिर पुलिस वाले पूछते भी हैं कि तुमने माँ की हत्या कर दी, क्या तुम्हें कोई गम है, तुम्हें अफसोस है? लेकिन वह बिल्कुल मना कर देता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरी माँ की हत्या कर दी मैंने, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उसने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। वरना तो दोस्तों ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है, थोड़ी देर का गुस्सा होता है, कोई किसी की हत्या भी कर देता है तो थोड़ी देर के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर इतनी नफरत भरी थी, अंत समय तक भी ये नहीं कहता है कि मेरी माँ को मैंने गलत मारा, कहता है कि मैंने अच्छा किया और वो इसी लायक थी। अब तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इससे पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक बात जानकर आपको भी हैरानी होगी, जो इस इमारत के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया करता था उमर खान, उसको तो पता ही नहीं था कि सिद्धांत नाम का कोई लड़का भी इस घर के अंदर रहता है। क्योंकि दोस्तों वह घर में ही रहा करता था, या तो डायरेक्ट कॉलेज जाया करता था और या डायरेक्ट अपने घर पर आ जाया करता था। वह कहता है कि मैंने एक भी बार इस परिवार को एक साथ कभी नहीं देखा, जाते भी थे तो अलग अलग जाते थे और सब्जी वगैरह और मार्केट का सामान इनके घर पर ही आ जाया करता था। मैडम जी भी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला करती थी। और लड़के को तो मैंने कभी आज तक बच्चों के साथ खेलते हुए देखा ही नहीं। और वह ना किसी से बात करते थी, सारी फैमिली, और बस अपने काम से काम रखते थे। और इस ब्लॉक के किसी भी बच्चे के साथ उस लड़के की कोई दोस्ती भी नहीं थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर और लोग भी ये बात कहते हैं पुलिस के सामने, और यह बात सच भी थी। अब यहाँ पर किसकी गलती है? गलती सीधी सीधी उसकी माँ की है। माँ जब इतनी अंकुश में किसी बच्चे को रखेगी तो बच्चे का दिमाग खराब होना ही होना है। हाँ, थोड़ा अंकुश लगाइए, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से लगाइए। अब किसी पेड़ की डाली को झुकाते चले जाओगे तो वो टूटेगी, कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी वो खटाक से टूट जाएगी। पेड़ की डाली को भी उतना ही झुकाना होता है जितना कि वह सह सके। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए होता है, उतना ही उनके ऊपर पाबंदियां लगानी होती हैं जितना जायज़ होता है। जायज़ पने से ज़्यादा पाबंदियां लगाओगे तो भैया फिर तो यहाँ पर बात गड़बड़ में हो जाएगी और कुछ भी कारनामा हो सकता है। तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर इस तरह से ध्यान भी दें, ज़्यादा इतना पाबंद ना करें कि वो ज़िंदगी में हंसना भूल जाए, खेलना भूल जाए, अपनी खुशी और गम को महसूस ही ना कर पाए कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है। माँ जान से चली गई, बेटा जेल में रहेगा, अधिकारी जो पुलिस अधिकारी जी वो अकेले रह गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये मामला होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। धीरज बंडवाल लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर आप बहुत इंटरेस्टिंग कहानी डालते हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राजेंद्र कुमार कहते हैं ये तो भाई जी बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप हो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप अपना पता बताइए। राजेंद्र जी मैं हरियाणा के फरीदाबाद के आसपास के गांव का रहने वाला हूं जी। उसके बाद श्याम सिंह कमेंट करते हैं, खुद को कंट्रोल रखना चाहिए जी। बिल्कुल जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और बहुत अच्छी होती है जी आपकी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, बहुत दिनों में आए हो, कई दिनों से कमेंट नहीं आ रहे थे आपके। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, राहुल कुमार कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं, ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, जयंती भाई राणा गोरेवाड़ा कमेंट करते हैं, चिराग विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, नरसिंह बिल्ला ग्राम मान्यपुरा वाला मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला चिकन बनाने की डिज़ाइन, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं,
गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, और महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, और दौजी चौहान कमेंट करते हैं, अदनान आदिल कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, कांता देवी कमेंट करती है, रजत सैनी हैं, सूरज डी हमारा फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।